लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका आज फिल्म्स डिवीजन के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कल दूरदर्शन के एक संस्थान पर जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ था, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, हम उनका उस हमले का पुरजोर शब्दों में खंडन करते हैं और हमारी दुआएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके जन उस हमले में शहीद हो गए। प्रसार भारती एक स्वायत्त संगठन है और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मीडिया के सारे साथी हमारे इस दुख में शामिल होंगे और इस हमले का जोरदार शब्दों में खंडन करेंगे। If you benchmark any government, it essentially can be benchmarked on 5 parameters. First of all, political stability. The UPA has provided political stability to this country over the past 9 years. Number 2, social cohesion. The UPA government has ensured that nothing like the 2002 pogrom ever repeats itself anywhere in the country. Number 3, internal security. Today, after 9 years, whether it is the Northwest, whether it is the Northeast, and even in the heartland where we are facing the challenge of left-wing extremism, an example of which I just referred to and condemned, things are much better than we took office in 2004. Fourth is economic development. Notwithstanding the economic meltdown which decimated global institutions, the Indian economy during the worst phase of the global meltdown registered a very robust 8.2% growth. And the fifth, of course, is international relations. And I need not emphasize the effort which has been put in to provide the kind of exceptionalism, not only in terms of dismantling the nuclear power threat, but the strides which have been made across the board in bringing India to the high table of nations. Over the past 9 years, एक खामोश क्रांति इस मुल्क में हुई है, चाहे वो ग्रामीण भारत हो, चाहे शहरी इलाके हो। जो हक पर आधारित मूलभूत ढांचा है उसने जड़ पकड़ी है। सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और अब खाद्यान्न सुरक्षा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से इस में कोई दो राय नहीं है कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ा है। और ये सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, जिसके कारण सरकार इन सारे कानूनों को अमली जामा पहनाने में सफल हुई है।
पर कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति के उतार चढ़ाव में, रोज की खींचातान में, द कट एंड थ्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल डिबेट, ये जो प्रसंग है ये कहीं पर अलोप हो जाता है। हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उससे दूर चला जाता है। और आज हमने एक बहुत छोटी सी कोशिश की है कि भारत का जो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है, एक काउंटर नैरेटिव है, जो कभी कभी उस संवाद का हिस्सा नहीं बनता, जो रायसीना हिल के 2.5 मील इर्द गिर्द घूमता है, उसको एक परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखें और आपके माध्यम से आने वाले दिनों में इस देश की जनता के समक्ष रखें। द फ्लोर इज ऑल योर्स। If there are no questions, we can go for tea. जी, दो सवाल जो इस सरकार को सबसे ज्यादा परेशान, जिसको लेकर लोग सवाल उठाते रहे हैं, महंगाई का और भ्रष्टाचार का। इसका जिक्र आपके 5 पॉइंट एजेंडा में कहीं नहीं है कि आखिर इन दोनों चीजों का क्या हुआ। यही 2 चीजें जिससे सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, जब भी ऐसा कोई वाक्य आया है जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठी है, ये यूपीए की सरकार है, यूपीए की अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने नैतिक तौर पर उस व्यक्ति को कहा है कि अपने पद से वो इस्तीफा दे दे, पद से हट जाए। मैं इसे एक राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहता, ये संवाद हम कई बार कर चुके हैं, पर अगर इसके बिल्कुल विपरीत आप कहीं और अन्य राजनीतिक दलों का जो चाल चलन और चरित्र है उसको देखें, तो कर्नाटक का जो वाकया है वो आपके सामने है। और जहां तक महंगाई की बात रही, ये आपकी बात सही है, महंगाई के प्रति सरकार संवेदनशील है, और महंगाई कम करने में, महंगाई के ऊपर लगाम डालने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का दोनों का उत्तरदायित्व बनता है। और महंगाई से जो जूझने वाले कानून हैं, उन कानूनों को क्रियान्वित करना, उसका अधिकार और उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के हाथ में है। हम अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं हैं, पर इसके साथ साथ जो संवैधानिक ढांचा है उसके और आप लोगों को या आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मनीष जी, आपने दूसरे दलों का जिक्र किया। मनीष जी, आपने दूसरे दलों का जिक्र किया और कर्नाटक का उदाहरण दिया, लेकिन वहां पर कर्नाटक में तो हमने देखा जो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं उसका सबक जनता ने उनको सिखा दिया। तो आपको डर है कि जो दिल्ली नेशनल लेवल पे हो रहा है उसका भी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं यही आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 9 वर्ष में इस मुल्क में एक बहुत ही खामोश क्रांति हुई, और उसकी एक छोटी सी झलक आज आपके हमने समक्ष रखी है। ग्रामीण भारत हो, शहरी इलाके हो, जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, जो लोगों के बुनियादी सवाल हैं, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के माध्यम से हो, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो, चाहे शहरों में
अन्य और स्कीमों के माध्यम से हो। तो इसलिए यूपीए की कहानी है और वो कहानी ठोस प्रमाणों पर, ठोस आंकड़ों पर आधारित है और उसको जब मौका आएगा अगले वर्ष तो हम जरूर जनता की अदालत में लेके जाएंगे और जनता भगवान का रूप होती है, जनता का फैसला सर्वमान्य होगा। Manish ji, two questions to you. Yes. One is that anyone would compare the India story over 9 years with the India Shining campaign of NDA. How is it different from what the Vajpayee government did? And obviously they failed. And the second question is, most of the schemes that you talked about were criticized by the CAG. To give an example of Manrega, you said that 100 days of employment, and it very clearly said that 44 days of employment, that is what your government was able to give. So you have been boasting about your schemes, but on the other hand, CAG has been criticizing your schemes. Well, I think the comparison to India Shining is completely erroneous. This is not an attempt to inflate, neither an attempt to extrapolate, nor an attempt to spin. This is just the story of India as it happened over the past 9 years. And that's how we decided to tell it, or attempted to tell it. So therefore, where India Shining bombed, and I hope the India story would fly, is that this is not hype or hoopla. This is how India has evolved and how India has come of its own over the past 9 years. Sir, You talked about the CNAG. Yeah, the CNAG is a very distinguished institution. We have the highest respect for it. But may I just take you to the recent decision of the Honorable Supreme Court in the Ken Vedanta case, where the court observed that CNAG reports are not the gospel truths that they are made out to be. CNAG reports are subject to the scrutiny of the Public Accounts Committee, and ultimately it is for the Public Accounts Committee to accept or reject those recommendations and then present them to the House, where a full-fledged debate then decides as to where the lay of the land lies. Unfortunately, over the past 3 years, we have turned that logic on its head, which is also one of the reasons why the whole discourse, unfortunately, has been very corrosive, to say the least. And that is why the alternative counter narrative, which at times does not filter into the discourse 2.5 miles around Raisina Hill, needs to be flagged for the attention of both our esteemed colleagues in the media, for whom I have the highest respect, and of course try and present it to the nation. Mumta here. Absolutely. The India, you've made an impressive clip of the India story in the past 9 years, but often whenever the UPA government gets into a crisis mode, be it the latest episode of resignation, we often find a divide between the government and the party. The government creates the crisis and it always takes the party president to solve it. Why is this so? Well, Sandeep, I think you may have asked the same question at the Congress briefing half an hour ago, and maybe you would have got an answer to that. But be that as it may, I think one thing which has been demonstrated amply over the past 9 years is the diarchy that the UPA chairperson is responsible or takes it upon herself to manage the political environment which keeps the coalition and the government on a trajectory.
and the government gets on with the everyday business of governance. And this model has stood the test of time. It has held this nation in good stead. I know at times it makes an interesting story to sort of try and nitpick and hair split that there are differences. But the statement of the chairperson of the AICC media department, hopefully I think, has put all that speculation to rest. Anji. Also, two questions. Yeah. The first is that are you blurring the line between the party and the government here? Because this seems to be the onset of your campaign, and are you using government resources to basically do propaganda for the party? The second question is that you mentioned this, that all your achievements are based on this rights-based regime that you are trying to create and welfare legislation. As long as your macroeconomy was in place and the fundamentals were strong, you could sustain this. But now that the economy is not doing as well, and you were careful not to mention the clips, that 8%, but you're not mentioning the 5% where we are now. And how are you going to sustain the welfare legislation now? And the critics would allege that your fiscal irresponsibility led to this crisis in the first place. Well, first of all, let me make it very clear that we are not blurring the distinction between the government and the party. This is not a political campaign. This is the story of India as scripted by the UPA government over the past 9 years, which we have tried to very humbly articulate to the people. But I think you should keep the larger picture in mind. People elect a political party into government. They expect the government to deliver on its manifestos or on its commitments, and the delivery or otherwise does impact the political fortunes of the party. So therefore, the Chinese walls that we at times attempt to put in place are, I think, very necessary for the purposes of insulating governance from political interference. But as to how porous those Chinese walls are, I think that's a matter of judgment. Number two, when you refer to the economy not doing so well, you're absolutely correct that the second phase of the economic meltdown, or phase 2 of the economic meltdown, has impacted us, unlike phase 1. But the fundamentals of the Indian economy continue to be strong. You had the Sensex touching 20,000 on the day the Karnataka results came in. I don't know whether that's coincidental, but that's how it happened. And then you also have government pushing very hard to see both the food security legislation as well as the direct benefits transfer go through. And some of us who've had the privilege and the honor of approving it in the cabinet know that all these legislations, all these measures are fully funded. So therefore, if there is anybody who is under any illusion that the UPA government does not have the resources to deliver on its commitments, then please read my lips. We have the resources. मनीष, मेरा सवाल है, आपने 5 बातें बताई हैं और आप कह रहे हैं कि आम जनता के लिए आपने सब हक दिए हैं। डॉलर सबसे ज्यादा कमजोर होता है आपके रिजीम में, रुपया, और डॉलर मजबूत होता है, रुपया कमजोर होता है। आप कहते हैं आप आर्थिक स्थिरता देते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप राजनीतिक स्थिरता देते हैं, जबकि कहा यह जा रहा है टेक्निकली आपके पास 222 बाकी बाहर से समर्थन, आप ही के लोग कह रहे हैं, वो भी आपसे नाराज हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि आम आदमी का हक पहुंच रहा है, चीनी की महंगाई, तेल की महंगाई, नमक की महंगाई, चाहे आलू हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं 9 साल में जो जरूरत से ज्यादा बढ़ी ना हो, और आप कह रहे हैं सबका हक आपने सबको दे दिया। देखिए, जहां तक राजनीतिक स्थिरता का सवाल है, पिछले 4 वर्ष में मैंने तो कहीं से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिसने सरकार की स्थिरता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। हाँ, अटकलें जरूर लगती रहती हैं, पर आजकल हम अटकलों को जो लोकतांत्रिक संवाद है उसका एक हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए जहां तक राजनीतिक स्थिरता का सवाल है, सरकार पूरी तरह से स्थायी है। अभी बजट सेशन खत्म हुआ है। बजट सेशन का सबसे बड़ा जो एजेंडा रहता है वो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल बिजनेस रहता है।
और वो फाइनेंशियल बिजनेस दोनों सदनों में पारित हुई है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और मैंने उसका बहुत ही विस्तृत जवाब इससे पहले दिया था। पर इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने इस देश के 120 करोड़ लोगों को सूचना का हक नहीं दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मनरेगा के माध्यम से 5 करोड़ परिवारों को 100 दिन रोजगार नहीं मिला। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बच्चा जो 6 से लेकर 14 साल की उम्र का है उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हक नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि जो खाद्यान्न सुरक्षा का अधिनियम है उसको पारित करने के लिए ये सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध नहीं है। और उसका ये मतलब नहीं है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर है, जो 1 रुपया केंद्र से जाता है, वो 1 रुपया उस आदमी की जेब में जाए जिसके लिए वो भेजा गया है, वो क्रियान्वित नहीं हो रहा। तो समस्याएं हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि मीलों हम आ गए, मीलों हमें जाना है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। तो मैं नहीं कहता कि हमने सब कुछ पा लिया है। मैं नहीं कहता that we have achieved everything. It's a complex country, it's a diverse country. It has issues. Some issues have to be addressed on a daily basis. Some issues are more long term. But there is a UPA story which has unfolded, and I don't think any amount of, for the lack of a better word, any amount of cynicism can detract from that reality. Yeah, Rahul. सर इस तरफ हाँ जी जी मेरे पास एक सवाल जी है। जी जी हाँ संजीव। सर अगर ये पिछले 9 साल की आपकी यात्रा इंडिया साइनिंग के तरह की स्टोरी नहीं है तो सचमुच सराहनीय है, लेकिन ये जो पूरी 9 साल की यात्रा है ये अपने आप में संस्थाओं के समृद्ध होने की भी यात्रा होनी चाहिए। सरकार के अंग के रूप में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब सीबीआई को केस पैरेट कहा जाता है तो उस वक्त आपको लगता क्या है, क्या जुडिशरी अपने ब्रीफ को ओवरस्टेप कर रही है या फिर आप मानते हैं कि जो टिप्पणी की गई है वो सही है? देखिए, पहली बात तो एक वकील होने के नाते ये बात सही है कि आज एक दूसरे रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के ऊपर हम प्रतिक्रिया नहीं करते, पर उसके साथ साथ जो टिप्पणियां हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑबिटर कहते हैं, और जो फैसले होते हैं उनमें हम ज़रूर फ़र्क करते हैं। हर सरकार फ़र्क करती है, हर व्यक्ति फ़र्क करता है। जहाँ तक इस सरकार का सवाल है, ये सरकार ने सदा संस्थाओं को पूरी इज्जत दी है। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, न्यायपालिका के हर फैसले को क्रियान्वित किया है। तो इसलिए इस बहस में ना पड़ते हुए कि पिछले 9 वर्ष में इस मुल्क में संस्थाओं का क्या स्वरूप रहा है, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार पूरी तरह से, चाहे कोई भी संस्था हो, उस संस्था के प्रति बिल्कुल समर्पित रही है, रिस्पेक्टफुल रही है, उसकी इज्जत की है। या राहुल? Manish, I want a bit of explaining on this issue of counter narrative, which is the word term you used, that this is a counter narrative. Is it a counter narrative to the kind of narrative that the opposition and other parties have built about this government, or is it a counter narrative to the perception in the public? Or you will stand here and today say that the perception in the public about the UPA government is perfect? It's a counter narrative to tell the story of India. Unfortunately, we live in very interesting times. And at times, when you live in extraordinary and interesting times, those building blocks which facilitate national reconstruction, which really touched the lives of people and transformed them, somehow get swept off the table. They get lost in the discourse. So this counter-narrative is nothing but a humble attempt to flag the fact that
good has been done over the past 9 years, which has not only positively impacted the lives of people, but I think has made India a far more equitable and a far more sensitive and responsive country. Public perception. Count public perception. Well, we tested public perception in the cohort of the people in Karnataka. The results are before you. When the Lok Sabha elections come in 2014, we will test public perception in the court of the people again. And we do hope that like they blessed us in 2004 and 2009, they will allow us to continue with the good work that we've been doing. Ji. मनीष जी, Sir, can I? मनीष जी, Yeah. एक Yeah, Just carrying on from Yeah. the reply you just gave. When you talk about Karnataka, you talk about the court of the people in Karnataka, and then you compare that what is going to make 2014. In Karnataka, or was it really a Congress vote, or was it an anti-incumbency vote? Well, I think I'll analyze that with you in great detail. Tomorrow we'll meet over a cup of coffee and we'll go into the entire psephological basis of how the whole Karnataka story evolved. Yes. मनीष जी, एनडीए शासनकाल में जो शाइनिंग इंडिया हुआ था, वो चमकता भारत के वजह से वाजपेयी को फिर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित किया था एनडीए ने, वो हार गए। 9 साल में चमकते भारत आपने गर्व किया, क्या आप गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो चमका है भारत, उन्हीं के नेतृत्व में 2014 का चुनाव होगा, आगे भी प्रधानमंत्री वही रहेंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने तुलना की है वो तुलना ही गलत है। ये कोई शाइनिंग इंडिया, सिमरिंग इंडिया, शिमरिंग इंडिया, चमकता भारत नहीं है। ये भारत की वास्तविकता की कहानी है जो इन 12-13 स्पॉट्स की जुबानी हम आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक का भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सवाल है, वो चुनाव क्यों हारे? अगर आप उनकी जुबानी जानना चाहते हो तो अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो 25 अक्टूबर 2005 का अगर आप अखबार खोल के देख लें तो उसमें उनका वक्तव्य छपा हुआ है जो कहानी अपने आप बयान करता है। जहाँ तक यूपीए का सवाल है, हम निरंतर और लगातार ये बात कहते रहे हैं कि हमारे पास त्रिमूर्ति है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, और फिर हमारे कोई दोस्त कह देंगे कि हम राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नया रक्त संचार युवा शक्ति के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में हुआ है। मनीष सर, एक छोटा सवाल है आपसे। पहले भी हमने कई बार ये सवाल पूछा है कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट बिल है जो पेंडिंग है अभी पार्लियामेंट में, जिस पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, लैंड बिल और फूड सिक्योरिटी बिल। इन दोनों में 2 तरह की चर्चा थी। आज मुझसे एक फेलो जर्नलिस्ट ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या एक विशेष सत्र बुलाना भी एक विकल्प है सरकार के सामने इन दोनों बिल पर संसद में सहमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, ऑर्डिनेंस को लेकर भी बयान आ रहे हैं मंत्रियों के, फूड मिनिस्टर ने इस ओर इशारा किया है। भारत सरकार क्या अभी इन दोनों बिल को आप मॉनसून सत्र से पहले ऑर्डिनेंस लाकर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि विशेष सत्र बुलाना भी एक विकल्प है? देखिए, जहाँ तक हमारी कोशिश यही रही थी बजट सेशन के आखिरी दिनों में भी कि इसके ऊपर चर्चा हो, बहस हो, पूरे देश को मालूम चले कि इसके गुण क्या हैं, और अगर कहीं पर खामियां हो तो उन खामियों को भी ठीक किया जा सके। पर जो विपक्ष का रवैया रहा हुआ आपके सामने है, तो इसके लिए इस समय मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार के पास ऐसे मौक़ों पर सारे विकल्प खुले रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।